नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले तीसरे फेज के मतदान के बारे में। जी हां, अगर 3 बजे तक का आंकड़ा देखा जाए तो ये तकरीबन 47% है। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि चूंकि आज मौसम खुशनुमा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए बड़ी बात कही जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तीसरे फेज में पलड़ा किसका भारी है? क्या एनडीए का पलड़ा भारी है या महागठबंधन का पलड़ा भारी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद ने जैसे ही कहा कि मुसलमान को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। जिस तरीके से एनडीए के तमाम घटक दल, बीजेपी के तमाम नेता लालू प्रसाद पर आक्रमण करते हुए दिखे, उससे लालू प्रसाद डिफेंसिव दिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिस पिच पर आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन को लाना चाह रही थी, महागठबंधन किसी ना किसी तरीके से क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ 5 जगहों पर जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे अपने मेहमानों के पास। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं। हमारे साथ मैं आपको बता दूं विनय कुमार जी जुड़े हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इंद्रभूषण जी जुड़े हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय कुमार जी, इंद्रभूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना की बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। और जल्दी हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, तो वो भी हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेंगे। इंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधा। इस फेज में अगर आप अररिया हटा दें तो अन्य 4 सीटों पर जेडीयू और एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार खड़े हैं। एनडीए के लिहाज से इस फेज को आप कितना सही मानते हैं, कितना बढ़िया मानते हैं, या आप ये देख पा रहे हैं कि महागठबंधन का पलड़ा सीधा सीधा भारी है? कि इस बार इस फेज में एनडीए के 3 सीटों पर 4 सीटों पर तो 3 सीटों पर तो जदयू ही है और तीनों सीट जदयू के लिए प्लस है। जो जो वोटिंग का अभी दिख रहा है तीनों क्षेत्र में, थोड़ा बहुत खगड़िया में कॉन्टेस्ट है जो लोग बता रहा है। और अररिया में तो वहां तो होता है हिंदू हिंदू मुस्लिम, अभी क्या होता है शाम तक पता चलेगा। लेकिन जो जदयू की जो तीनों सीट है, सुपौल है, झंझारपुर है, मधेपुरा, तीनों जगह जदयू के का पलड़ा भारी दिख रहा है अभी तक 3 बजे तक। और पोलिंग भी अच्छी हुई है। पोलिंग भी पिछले 2 देश से आप तुलना करें तो ठीक ठाक पोलिंग हुई है। अभी तक 50% के आसपास पहुंच चुका है। थोड़ा बहुत झंझारपुर में धीमा है पोलिंग परसेंटेज, लेकिन हमको लगता है कि शाम होते होते 6 बजते बजते 60 के आसपास पहुंच जाएगा। तो पहले दोनों फेज से तुलना करेंगे तो इस बार पोलिंग ठीक है। और ये जदयू के लिए मुझे लग रहा है कि तीनों सीट करीब करीब माने वो प्लस है, माइनस में नहीं। नहीं, जी जदयू के लिए आप प्लस क्यों मान रहे हैं? क्या आपने झंझारपुर की बात की, आपको यह लग रहा है कि गुलाब यादव सुमन महासेठ को ज्यादा नुकसान पहुंचा जी देंगे, गुलाब यादव हाँ महागठबंधन को जी ज्यादा जी नुकसान पहुंचाएंगे और इसका सीधा सीधा फायदा रामप्रीत मंडल को मिलेगा? जी वहाँ गुलाब यादव गुलाब यादव के पक्ष में वोटिंग हो रही है, जो लोग वहां से बता रहे हैं, जो उनके लोग हैं। और गुलाब यादव पैसे से भी ताकतवर हैं और अभी इधर 5-10 सालों में उस इलाके में उनका प्रभाव ठीक ठाक हो गया है। तो लोग बता रहे हैं झंझारपुर में पोलिंग परसेंटेज कम हो गया, वही तिकोनी होने से थोड़ा लोगों में नाराजगी है। लेकिन वो जो जो पोलिंग परसेंटेज और 4 जगह उसके तुलना में कम हुआ है, वो एनडीए के पक्ष में झंझारपुर में। जी अच्छा, आवाज पोलिंग जा रही है मेरी? परसेंटेज जो कम हुआ है वो एनडीए के पक्ष में
आप जी जी। ज्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, एनडीए एनडीए के पक्ष में, जदयू के पक्ष में, जदयू को फायदा हो रहा है गुलाब यादव के चुनाव लड़ने से, जदयू प्रत्याशी को फायदा है। जदयू प्रत्याशी को और ये दिख फायदा रहा है। है। विनय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी वोटिंग परसेंटेज संतोषजनक है। वहां दिनेश चंद यादव लगातार कई बार से जीत रहे हैं चुनाव, और उनके सामने कुमार चंद्रदीप हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दिनेश चंद यादव ने जिस मजबूती से अपना पैर वहां पर गाड़ा है, आप क्या देख पा रहे हैं मधेपुरा में? मधेपुरा में किसका पलड़ा भारी है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, म्यूट है। दिनेश चंद यादव बहुत कद्दावर नेता है उस इलाके की, और सहरसा से भी वो एमपी रहे थे जब सहरसा और मधेपुरा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, और मधेपुरा थे आज जब एक क्षेत्र है तो उससे भी है। तो उस इलाके में उनकी अपनी एक पकड़ है और बहुत लोकप्रिय हैं। अपने जाति बिरादरी के अलावा अन्य जातियों में भी बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। हालांकि वहां से आरजेडी ने रविंद्र कुमार रवि हुआ करते थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, और मधेपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उनके पुत्र को, जो पटना में प्रोफेसर है, उनको उम्मीदवार बनाया। तो चूंकि वो ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र पटना रहा, इस क्षेत्र में उतना जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन रविंद्र कुमार रवि बड़े नेता हुआ करते थे अपने इलाके में। और रविंद्र कुमार रवि के बाद वो सीट जब शरद यादव के लिए छोड़ा गया, और शरद यादव वहां से लगातार एमपी होते रहे। हालांकि इस बार कहा जा रहा था कि शरद यादव के पुत्र को भी टिकट मिल सकता है, वो भी रेस में थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने, चूंकि शरद यादव से उनका इस तरह का रिश्ता रहा, कई बार बहुत खराब संबंध हुआ, कभी बार अच्छा संबंध हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव इन चीजों को भुला नहीं पाए। शरद यादव के कारण उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लालू प्रसाद यादव को, इसलिए उनके पुत्र या उनकी पुत्री को, जो लोग दावेदार थे वहां से, और जानते हैं कि शरद यादव तो वहां मकान भी मधेपुरा में बना लिए, क्योंकि 91 के बाद से लगातार शरद यादव उस क्षेत्र से लड़ते रहे। और 99 के चुनाव में तो शरद यादव लालू प्रसाद यादव को मधेपुरा में हराने का काम किया, जो बहुत ऐतिहासिक था। क्योंकि जब 99 में चुनाव हुआ तो उसके बाद मधेपुरा से चलकर चले आए शरद यादव, और पटना में हम लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई वहां बड़े पैमाने पर बूथ की रैगिंग हुई, और फिर चुनाव आयोग में भी जाकर उन्होंने इसकी सूचना दी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो शरद यादव जीत गए। हालांकि लोग इस तरह का अनुमान लगाते हैं कि भाई जब जो प्रत्याशी शिकायत करता है ज्यादा, इसका माना जाता है कि वो लूज कर रहे हैं चुनाव, लेकिन इसके बावजूद शरद यादव जीत गए। तो उस रविंद्र कुमार रवि को बाद में राज्यसभा के सदस्य रहे, और वहां तो उनका भी एक प्रभाव क्षेत्र रहा। लेकिन लालू प्रसाद यादव का पहला चॉइस अगर देखिएगा तो पप्पू यादव को लड़ाना चाहते थे मधेपुरा से, जो बात बन नहीं पाई। पप्पू यादव तैयार नहीं हुए मधेपुरा से लड़ने के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की इच्छा थी कि मधेपुरा या बगल का जो सुपौल कंस्टिट्यूंसी है वहां से पप्पू यादव चुनाव लड़े, क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी भी सुपौल से एमपी रह चुकी है 14 में, और पप्पू यादव भी 2014 में शरद यादव को हरा के एमपी बने थे मधेपुरा से। तो ये सेकंड चॉइस जिनको उम्मीदवार बनाया गया, सेकंड चॉइस है। ऐसे में दिनेश चंद यादव चूंकि लगातार लंबे समय से क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, बहुत उस इलाके में उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा। विनय जी, एक बड़ी 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 खबर आ रही है। लालू प्रसाद अपने बयान से पलट गए हैं। मुसलमान को आरक्षण देने की बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने अपने बयान को ट्विस्ट कर दिया है। पहले हम वो बयान सुनाना चाहेंगे कि आखिरकार जैसे ही बीजेपी आक्रामक हुई, जेडीयू आक्रामक हुई, लालू प्रसाद क्या कह रहे हैं, आइए जरा उसको सुनते हैं। कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था,
और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। 400 पार वाला बात है लोग का हमेशा। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। हर समय आरक्षण की बातें लोग कर रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं। हाँ, वो खत्म कराना चाहते थे। पिछड़ा विरोधी लोग है ना, दलित पिछड़ा विरोधी है सब। तो देखिए लालू प्रसाद यादव किस तरीके से कह रहे हैं। विनय जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। मुस्लिम आरक्षण क्या बैकफायर कर गया है? इन्होंने जिस तरह की बात कही थी, अब उस पे वो इन्हें वाजपेयी याद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग दलित और पिछड़ा विरोधी है। क्या आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद ने जो सुबह बयान दिया था, उस बयान से पीछे मुड़ने का मतलब क्या है? कि लालू प्रसाद समझ रहे हैं कि जिस ओबीसी पिच पर हम बीजेपी को डिफेंसिव करना चाह रहे थे, उस पिच पर हमें खुद डिफेंसिव होना पड़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक का हवाला देकर के बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस और उसके घटक दलों को घेर रही है, लालू प्रसाद को घेर रही है। क्या है कि लालू प्रसाद यादव के आजकल के जो सलाहकार है मनोज झा है। मनोज झा बहुत काबिल आदमी है, राज्यसभा में दूसरी बार चुनकर गए हैं। तो मनोज झा आजकल इन चीजों को देखते तो उनको मालूम है कि संविधान सम्मत है नहीं, ये हो नहीं सकता है। तो इस तरह की चीजें अगर लालू जी कह गए तो उनको हो सकता है उनको सूचना मिली होगी कि भाई ये संविधान सम्मत नहीं है। और इस तरह से अगर आप बात करेंगे, होल मुस्लिम को देने की बात करेंगे तो पोलराइजेशन का ज्यादा खतरा है। पूरे हिंदू पोलराइज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो पिछड़ा विरोधी बात लालू प्रसाद यादव कहते हैं, तो भाई पिछड़ा कौन हो? आज तो पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, कोई अगड़ा नहीं है पंकज जी। तो पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है तो अब उस पर कैसे आप आरोप लगेंगे? आज पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पिछड़ा मंत्री केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ों के लिए मेडिकल कॉलेज, नीट वगैरह एग्जाम में भी आरक्षण देने का काम किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरक्षण का व्यवस्था है। तो हर जगह पिछड़ों के लिए कल्याण का काम हो रहा है, पिछड़ों के उत्थान का काम हो रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जो लालू जी ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप चल पाएगा या टिक पाएगा। कोई आरोप आप लगाते तो आरोप टिकना चाहिए। चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। विनय जी, आप ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण मुसलमानों को, और साथ ही साथ आज सुबह लालू प्रसाद द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है? बीजेपी इसी पिच पर इन लोगों को लाना चाहती थी। कल अमित शाह उजियारपुर पहुंचे, उन्होंने जोर देकर के कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठने वाले लालू प्रसाद पिछड़ा विरोधी हैं, क्योंकि पिछड़े के नाम पर वो मुसलमान को आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके वो मुसलमानों को दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी जिस ओर राजनीति ले जाना चाह रही थी, बीजेपी क्या सफल होती दिख रही है? और इससे क्या ओबीसी की हकमारी का जो आरोप बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कि बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर, खासकर ओबीसी का जो समाज है, उसके दिलो दिमाग पर ये मुद्दा चस्पा हो सकता है? स्वाभाविक है। इस बात को तो समझना होगा ना कि पहला तो कि प्रावधान ही नहीं है। जो लालू प्रसाद जी सुबह में कह रहे थे कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, वही लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि सामाजिक आधार, तो सोशियो इकोनॉमिक तो आधार है ही आरक्षण का ना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है और आप उसमें अगर उनके आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाते हैं, मुस्लिम के आरक्षण को, तो स्वाभाविक है कि अगर वो बढ़ाते हैं तो वो किसकी हकमारी होगी? ओबीसी की हकमारी होगी। और ये फिक्स्ड है कि ओबीसी को तो 27% ही आरक्षण मिला हुआ है। एक तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए, जिसको वो जयललिता ने 9वीं अनुसूची में डलवा करके और उस प्रोविजन को करवा लिया था, लेकिन उसके बाद तो अभी उस कैप को हटाया नहीं गया।
क्या ये जो बड़े बड़े राजनेता बोल रहे हैं, क्या इनको पता है कि वो कैप हटा दिया गया? तो जब वही कैप लगा हुआ है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट वो कैप हटाती नहीं है, ठीक है, बाद में संसद से कानून बना करके 10% सवर्णों के लिए आरक्षण जोड़ा गया उसमें, लेकिन ओबीसी का तो जो आरक्षण है वही है। अब उसमें अगर सारे मुसलमानों का आरक्षण दे देंगे, जो कल मैं उदाहरण आज मैं बता रहा था आपको कि कैसे कर्नाटक ने इस प्रयोग को दोहराया, तो पोलराइजेशन स्वाभाविक है। और जो तीसरा चरण का चुनाव है जिस पर आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो तो ओबीसी वर्सेस ईबीसी का ही चुनाव है। जो भी ये जो क्षेत्र है, पांचों क्षेत्र में लड़ाई ओबीसी वर्सेस ईबीसी की लड़ाई है। एक जगह सुपौल में आरजेडी ने केवल प्रयोग किया गया है कि वो जो चंद्रहास चौपाल हैं, चूंकि उनको अब शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया है, तो ये लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को एक जनरल सीट से टिकट दे करके इन्होंने उम्मीदवार बना दिया। तो बिल्कुल ये बैकफायर कर गया इनके लिए, और पोलराइजेशन अररिया में साफ साफ दिखने लगा। हालांकि पहले भी होते रहा है वहां, लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर पोलराइजेशन दिखने लगा। तो जो भी जो सज्ञान सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको अगर बीजेपी इस बात को समझा रही है कि हकमारी किसकी हो रही है, अगर ये सारे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, कर्नाटक में ही 34 जातियों को चिन्हित किया गया था मुसलमानों में, ये 34 जातियां आरक्षण के दायरे में आएंगी, जिसके अनुसार जो 12.5% उनका वहां पर है जनसंख्या, उसमें 4% उनको आरक्षण मिल रहा है। अब सबको आप आरक्षण दे दीजिएगा तो उसी 27% से हकमारी होगी। भाजपा हर मंच पर यही तो समझा रही है, और लालू प्रसाद का उसमें बयान आ गया कि हाँ, मुसलमानों को तो सबको आरक्षण मिलनी चाहिए। तो ओबीसी निश्चित रूप से ये बात कनेक्ट की उनको, और तब इनको फिर बैक होना पड़ा, या जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल यू टर्न कर गए और कहे कि नहीं नहीं, आरक्षण का आधार तो सामाजिक आधार है। इसमें आर्थिक शब्द भी लालू प्रसाद जी ने इस्तेमाल नहीं किया, वो सामाजिक बात की कि सामाजिक आधार है और सामाजिक आधार पर ही। और जो मुसलमानों में भी जो अगड़ी जातियां हैं, शेख हैं, सैयद हैं, चौहान हैं, पठान हैं, ये सब तो अगड़ी जातियों में ये लोग आते हैं। 4-5 जो जातियां हैं, तो ये तो सामाजिक रूप से कभी पिछड़े हुए नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान बिरादरी के हैं, इस्लाम मानते हैं, इसलिए सबको आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण के लाभ में उनको आना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अभी तो कहे कि नहीं, सामाजिक आधार होना चाहिए, और वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ वो चीजों को ले जाना चाहे। तो आरक्षण का प्रोविजन तो फिक्स्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण की बात कभी की ही नहीं। तो जब की ही नहीं, तो एक अलग प्रोविजन के लिए तो फिर बोलिए कि हाँ, जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, जैसे आप डॉक्टर संजय, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, पर सवाल ये उठता है कि आप जो नैरेटिव सेट करते हैं वो अगर जनता के दिलो दिमाग में बैठ जाता है, तो निश्चित तौर पर अगर आपके पक्ष में होता है तो फायदा करता है, विपक्ष में होता है तो नुकसान करता है। याद करिए इंद्रभूषण जी, 2015 का विधानसभा चुनाव, आरएसएस चीफ ने कहा था कि जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और इस बयान को इस तरीके से महागठबंधन ने फैलाया कि एनडीए की करारी हार हुई थी। तकरीबन 50 सीट के आसपास एनडीए सिमट गई थी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव 2014 में जीती थी। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी तीसरे फेज का चुनाव चल रहा है, और इसी फेज के बीच में लालू प्रसाद का इस तरह का बयान, जो कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार कहती आ रही है कि हकमारी ओबीसी की हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी तो यहां तक कह रहे हैं कि जब तक ये मोदी जिंदा है ऐसा होने नहीं देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि तीसरे फेज के दरमियान इस तरह का बयान, क्या आपको लगता है कि इस बार महागठबंधन के लिए उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि ये इस तरह के मैसेज का, पैगाम का काम करेगा कि ओबीसी और ईबीसी के हकमारी की बात की जा रही है। इसकी शुरुआत कर्नाटक से कांग्रेस द्वारा की गई है, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद भी इस तरह का बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आरक्षण ओबीसी ईबीसी के लिए है, उस आरक्षण में सेंधमारी होगी, उसकी हकमारी होगी, और बीजेपी जो कह रही है वो बात सही है। क्या इस तरह का मैसेज जाएगा, आपको लगता है? देखिए, आज सुबह 10:30 बजे राबड़ी देवी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया एमएलसी के लिए, और 10:30 में ये
लालू जी ने बयान दिया। 2 घंटे में बीजेपी के करीब 2 दर्जन नेताओं ने पूरे देश में इसको फैलाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी की जो बड़ा प्रचार तंत्र है, कैसे जो बात मोदी मोदी जी कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत में बीसी और ओबीसी के आरक्षण में कटौती नहीं होने देंगे, लालू जी ने ये कह के उसी को पुष्ट कर दिया। तो फिर अभी आप देखेंगे कहीं अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री कहीं ये बात उठा चुके। तो बीजेपी तो अब इसको फैलाएगी ना कि हम जो आरोप लगा रहे थे उसको लालू जी उसको पुष्ट कर रहे हैं। लालू जी ने कहा कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज चुनाव हो रहा है और बीजेपी के देखिए दिल्ली से लेके जहां जहां सब नेता हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग इसको दिन भर इसको फैलाए। क्यों फैलाए? कि पीछे का यही है कि क्या किसी भी तरह से इस मुसलमानों को आरक्षण देने के पीछे किनकी कटौती होगी उन तक मैसेज पहुंचाया जाए कि लालू जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा मुसलमानों को मतलब 17% मुसलमानों को आरक्षण मिले। और मुझे लग रहा है जो मैं अभी देख रहा हूँ दिन भर में कि बीजेपी ये मैसेज फैलाने में कामयाब रही तभी फिर अभी लालू जी को अपने बयान देने के 5 घंटे बाद एएनआई को बुला के अपनी बात की सफाई देनी पड़ी। अभी वो प्रदेश कार्यालय में भी लोग सफाई दे रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से आ रहा है कि नहीं ये बात है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भी लग गया कि मेरे इस बयान से हमारे गठबंधन को घाटा हो रहा है। जितना हम मुसलमानों को पोलराइज करेंगे दूसरे तरफ उतना ही पोलराइजेशन होगा। तो कहीं ना कहीं लग गया 3-4 घंटे में कि इसका घाटा है। तो अब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो इसमें कहाँ इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसका बीजेपी को जितना फायदा उठाना था वो उठा रही है। नहीं, बीजेपी उठा रही है, लेकिन विनय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लालू प्रसाद ने जब ये बयान दिया होगा तो उन्होंने इसलिए बयान दिया क्योंकि आरजेडी पे आरोप लग रहा था कि 18% आबादी वाले मुसलमान को महज 2 सीटें दी गई और इतनी सीटें तो वो अपने परिवार की 2 बेटियों को दे दिए। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान को खुश करने के लिए लालू प्रसाद जी ने इस तरह का बयान दिया ताकि मुस्लिम वोटर्स को ढंग से कंसोलिडेट किया जा सके और उनका मैक्सिमम वोट अपने पक्ष में लिया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि सिवान से हिना साहब ने भी आरजेडी का टिकट ठुकरा दिया, पूर्णिया में मुसलमान पप्पू यादव के पक्ष में दिखाई पड़े, कटिहार के अशफाक करीम ने आरजेडी छोड़ दी। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद द्वारा खेला गया ये कार्ड अब आपको लगता है कि ये बैकफायर कर गया। उन्होंने सोचा कि इससे हम मुस्लिमों का वोट अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी ने इसको इतना तूल दे दिया। 2 दर्जन से ज्यादा नेता इस पर बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी इसमें फंसती दिख रही है, कांग्रेस फंसती दिख रही है, कर्नाटक का मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन गया है। नहीं पंकज जी, है क्या कि इस चुनाव में हम लोग पहले सोच रहे थे क्या नैरेटिव होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। और ये नैरेटिव ये है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे, और इसको बार बार प्रधानमंत्री कई सभा में लगातार अब कहना शुरू कर दिए। तो एक तो ये नैरेटिव इस चुनाव का सेट हो गया। दूसरी बात, जो अभी आज हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि 5 क्षेत्रों का चुनाव का, तो अभी जो आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग का है 5 क्षेत्रों का, तो उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुआ है, जो 3 बजे तक का आधिकारिक आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के साइट पर आया है, तो उसको हम देख रहे थे। तो अररिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है 49.98%, और खगड़िया में 46.65, झंझारपुर में सबसे कम वोटिंग हुआ है 42.94%, मधेपुरा में 46.59 और सुपौल में 48.36। यानी जो आज जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उन क्षेत्रों में आप देखिएगा तो झंझारपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये उदासीनता है वहां मतदाताओं में, खास करके जो मुझे लग रहा है कि गुलाब यादव के खड़ा होने के कारण, और जो ये इलाका है गुलाब यादव का भी प्रभाव क्षेत्र का है, तो कुछ बिहार के कुछ इलाके ऐसे रहे जहां लालू प्रसाद यादव को उनके जाति के ही नेता उनको चुनौती देने का काम किए। जैसे नवादा में
किया गया, नहीं, जैसे पूर्णिया में वो किया गया, जैसे विनय जी वो चुनौती देने का काम किए, लेकिन अभी जो आपने कहा, आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री ने नैरेटिव सेट कर दिया, अभी तक नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा था। मैं सीधा सवाल आपसे यही पूछ रहा हूं कि तीसरे चरण के चुनाव के बीच में जिस तरीके से नैरेटिव सेट होता दिख रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि आने वाले 4 चरण के चुनाव में भी ये नैरेटिव हावी रहेगा? और अगर ऐसा नैरेटिव हावी रहता है तो निश्चित तौर पर एनडीए लाभान्वित होगा। नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम जब तक जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे इस देश में। पहला उन्होंने नैरेटिव सेट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जब संविधान बना उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और सबने मिलकर तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। प्रधानमंत्री स्पष्ट इसको कह रहे हैं। और कहा उन्होंने कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को संविधान के तहत आरक्षण मिलेगा, इसमें हम कटौती नहीं होने देंगे, इसमें कोई सेंधमारी नहीं होने देंगे। तो ये 3 बातें प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग में कहकर एक तरह से इस पूरे चुनाव का, मुझे लगता है कि तीसरे फेज से ये नैरेटिव पूरे देश में सेट हो गया। तीसरे फेज से पूरे देश में नैरेटिव सेट हो गया। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है कि निश्चित तौर पर अब जो आने वाला फेज है, जिसमें बहुत जगह पर होने वाला चुनाव है, अगर आप कह लें अभी मुजफ्फरपुर होना है, वैशाली होना है, हाजीपुर होना है, वेस्ट चंपारण होना है, ईस्ट चंपारण होना है, सिवान होना है, काराकाट होना है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर चुनाव होना बाकी है। इनफैक्ट आप कह लें तो तकरीबन 25 सीटों पर चुनाव होना बाकी, अगर हम तीसरे फेज को हटा दें। आप मानते हैं कि लालू प्रसाद का ये बयान वो ट्रिगर पॉइंट होगा जो कि एनडीए को मैक्सिमम फायदा पहुंचाने जा रहा है? क्योंकि एनडीए इसी के आस में थी। एनडीए जिस तरीके से चुनाव ले जाना चाह रही थी पहले चरण के बाद, एनडीए को वो मुद्दा मिल गया, वो मुद्दा कर्नाटक से मिल गया, वो मुद्दा लालू प्रसाद के बयान से मिल गया। अब ओबीसी और ईबीसी की बात जो कह रहे थे, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ की बात जो ये लोग कर रहे थे, उल्टा इन्हीं पर इस तरह के आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जाएगा कि देखिए आरक्षण बचाया जाए इनसे, संविधान इनसे बचाया जाए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं कही। नहीं, बिल्कुल 25 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और 2 बातें नरेंद्र मोदी जी अपनी सभाओं में कर रहे थे। एक बात तो वो कह रहे थे कि मैं भी ओबीसी का ही बेटा हूं, हम भी आप ही के समाज से आते हैं, हम भी पिछड़े वर्ग के ही हैं और पिछड़े वर्ग के हितों की हम अनदेखी नहीं होने देंगे। तो एक एश्योरेंस, ये बिहार की सभा में वो बोल रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने कांग्रेस को बोला कि ये कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। आज लालू प्रसाद जी ने जिस तरह का बयान दिया, ठीक है बाद में वो यू टर्न कर गए, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, अब इसको तो बीजेपी भुनाएगी ही चुनाव में कि इनकी मंशा जो थी वो निकल करके बाहर आ गई। अब ये बाद में सफाई देते रहे। तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपको हिस्सा मिला हुआ है उस हिस्से में हकमारी हो? वैसे सारे लोगों को आरक्षण दे दिया जाए और आपके हिस्से में कुछ नहीं रहे, तो पूरा बन जाएगी या पूरा भुनाएगी इस बात को बीजेपी चुनाव में। और बीजेपी को तो ये सूट करता है। बिहार की राजनीति की जो तासीर रही है, संयोग से हम लोग चारों पैनलिस्ट इस बिहार को समझते हैं, देखते हैं। लालू प्रसाद जी हर इश्यूज को जाति पर ले जाना चाहते हैं, हर इश्यूज को अगड़ा पिछड़ा में बांटना चाहते हैं, और बीजेपी हर चीज को ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहती है। धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो जातियां डाइल्यूट हो जाती है, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब डाइल्यूट हो जाता है। वहां पर फिर एक पोलराइजेशन हो जाता है और वो पोलराइजेशन हिंदू हो जाता है, और फिर वो दूसरा जो पोलराइजेशन होता है वो मुस्लिम हो जाता है। स्वाभाविक है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इसका फायदा लेते रही है। तो आज अगर ये बीजेपी कोई बात कर रही थी तो तथ्यात्मक बात कर रही थी। और मैं तो कहा कि बजाते वहां जांच चल रही है, और वो जांच कोई भाजपा नहीं करा रही है, वो पिछड़ा आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, वो कर्नाटक में जांच करवा रहे हैं।
कि भाई 4% इनको आरक्षण का प्रावधान है, 16% इनको आपने कैसे दे दिया। ये लालू प्रसाद जी ने जब बोला कि हाँ मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण, तो किसकी हकमारी होगी? सबको, अगड़ों को तो आरक्षण मिला हुआ नहीं है। और 10% जो सवर्णों को आरक्षण मिला हुआ है वो इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर मिला हुआ है। तो सामाजिक आधार पर सारे मुस्लिम ओबीसी के ये में आते हैं। अगर इस बात की पुष्टि ये करते हैं तो फिर ओबीसी की तो हकमारी होगी। अभी रोहिणी आयोग की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, उसमें भी अभी मामला है फंसा हुआ कि भाई कितनी जातियां हैं ओबीसी में जिनको आज तक आरक्षण का लाभ मिला। उसमें आंकड़ा है कि 80% लाभ मात्र 5-7 मजबूत जातियां हैं जो ले लेती हैं, और बाकी में 20 जातियां आती हैं, और 911 जातियां ओबीसी में है जिनको आज तक रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं मिला। वो रिपोर्ट जब आएगी तब तो और तूफान मचेगा। इसी बीच में ये मुसलमानों वाली बात आ गई कि सारे मुस्लिम को आरक्षण मिलनी चाहिए, मतलब कि सबको ओबीसी में कर दीजिए। और बिहार के बाहर न ओबीसी ईबीसी जैसी चीज नहीं है, ये बिहार में ही है। तो बिहार के बाहर तो सीधे ओबीसी करके वो एड्रेस करेंगे। तो न केवल बिहार की 25 सीटों पर बल्कि देश के अन्य सीटों पर भी इस बात को बीजेपी भुनाएगी। और नरेंद्र मोदी कहेंगे कि देखिए, मैं कह रहा था ना कि आपके हिस्सा को छीन करके और किन्हीं और को देने की बात चल रही है, जबकि संविधान में धार्मिक आधार का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो लालू प्रसाद जी का जो वो बयान है, वो क्लिप है, वो तो आपको दिखाएंगे। अब क्या ये माना जाए कि पहले से ही अररिया जैसे सीट पर पोलराइजेशन होता रहा है? तेजस्वी यादव लगातार वहां कैंप करते रहे, हर विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन लालू प्रसाद का ये बयान इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्या मान लिया जाए कि वहां शुद्ध रूप से जातिवाद की राजनीति काम नहीं कर रही है इंद्रभूषण जी, और पोलराइजेशन हावी है? और पोलराइजेशन हावी है तो निश्चित तौर पर प्रदीप सिंह इससे लाभान्वित होंगे। और क्या, सबसे बड़ी बात है जब आप बोल रहे हैं कि पूरा पूरा का पूरा मुसलमान को आरक्षण हम देंगे, तब तो जो अभी अगर बिहार को मान के चले तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, तब तो सबको आरक्षण करना पड़ेगा, तब तो आपको 100% आरक्षण करना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का सर बता रहे थे संजय जी की कैप है, तो फिर कैप का क्या? ये पूरा मामला जो घालमेल होगा तो उसका फायदा फिर किसको मिलेगा? आप सोचिए, उसी का फायदा उठाएगी बीजेपी। जिस नैरेटिव को तेजस्वी यादव हटा के और नौकरी पर, रोजगार पर, महंगाई पर पिछले 1 महीने से लगे हुए थे, उन तेजस्वी यादव के उस पूरे नैरेटिव को ये लालू जी का एक बयान तोड़ दिया। और ये हालात ये हो गया कि 4-5 घंटे में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर इस लालू जी के इस बयान का आने वाले 1-2 फेज में भी घाटा होने वाला है। जी, आवाज जा रही है? घाटा होने वाला। विनय कुमार जी जल्दी से बताइएगा, सुपौल की क्या स्थिति है? आपको क्या लग रहा है, सुपौल में कौन भारी है? सुपौल में ये तमाम मुद्दे भी अब काउंट किए जाएंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, बड़ी तेजी से न्यूज फैलता है। सुपौल में एक तरफ चंद्रहास चौपाल है, दूसरे तरफ दिलेश्वर कामत है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जेडीयू बेहतर परफॉर्म करने जा रही है, या चंद्रहास चौपाल को खड़ा करके लालू प्रसाद ने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, लालू प्रसाद उसमें कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि चंद्रहास चौपाल एससी कोटे से आते हैं, लेकिन उनको जनरल सीट से लड़ाया जा रहा है। नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू के बड़ा कद्दावर नेता उस इलाके से, सुपौल से, और सुपौल में उनकी एक अपनी पहचान रही लगातार लंबे समय तक। बिहार में मुझे लगता है कि सबसे अधिक लंबे समय तक मंत्री रहने का भी सौभाग्य विजेंद्र प्रसाद यादव का वो इलाका है। उस इलाके में कभी विजेंद्र प्रसाद यादव आए, उस इलाके में लालू प्रसाद यादव के काट में जदयू ने विजेंद्र प्रसाद यादव को खड़ा, और विजेंद्र प्रसाद यादव की पसंद के उम्मीदवार को इस बार फिर से जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसलिए विजेंद्र प्रसाद यादव की ताकत है, और जो जदयू का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, निश्चित रूप से पलड़ा जदयू के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे तो इसका फैसला 4 को होगा, लेकिन एक चीज हम आपको पंकज जी कह रहे हैं कि ये नैरेटिव प्रधानमंत्री ने क्यों सेट किया तीसरे चरण के चुनाव के पहले?
जो आज चुनाव देश भर में हो रहा है तीसरा चरण का, उसमें टोटल 94 सीट है। और इस 94 में अगर 2019 को आप देखिएगा तो इसमें 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग जीते थे, और वोट प्रतिशत इन 73 सीटों पर 48% था, जबकि बीजेपी का जीत का जो वोट परसेंटेज है वो 37 है, यानी कि 11% ज्यादा इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को मिला था। तो इसलिए तीसरे चरण के पहले प्रधानमंत्री ने इस नैरेटिव को सेट किया और उसका लाभ इस तीसरे चरण में पूरे देश स्तर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब मैं सीधा डॉक्टर संजय आपसे सवाल करता हूं, खगड़िया की क्या स्थिति होगी? इसको लेकर के कई तरह के बयान दिए गए। राजेश वर्मा बाहरी उम्मीदवार हैं, सोनार जाति से आते हैं, पहली बार किसी सोनार जाति को लोकसभा का टिकट मिला है, और स्थानीय बनाम बाहरी भी हमने मुद्दा देखा। खगड़िया में हम घूम रहे थे, लेकिन कई और सारे मुद्दे थे। प्रधानमंत्री का स्कीम भी बहुत लोग पसंद कर रहे थे, बहुत लोग तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया रोजगार को भी पसंद कर रहे थे। तो खगड़िया में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, खगड़िया में हम समझते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ठीक है, वहां कुशवाहा समाज का एक अच्छा खासा वोट है, और लालू प्रसाद जी ने एक प्रयोग किया है कि अगर माई समीकरण की बात है, मुस्लिम यादव के अलावा ओबीसी की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख जाति जो पॉलिटिकली वोटिंग करती है, वो वोटिंग करती है कुशवाहा जाति। तो संजय कुमार कुशवाहा जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं उनको उतारा है, लेकिन सीपीएम के कैंडिडेट का एक ये हुआ कि इधर जो अगड़ी जाति के जो मतदाता हैं वो थोड़ा गोलबंद हो गए हैं। तो दलित, महादलित, ओबीसी और खास करके जो वैश्य समाज में एक अलग तरह का उत्साह है, और ये उत्साह इस बात के लिए कि वो बार बार कह रहे हैं लोगों से मिलकर के। अभी तो मैं देख रहा था कि इंग्लैंड से कुछ लोग आए हैं, खास करके महिला जो मतदाता हैं, और वो जगा रही हैं लोगों को कि भाई आप आइए और अपना मत दीजिए। तो इस बार राजेश वर्मा पूरी ऊर्जा लगाए हुए हैं। एक समीकरण भी इनके साथ है, प्रधानमंत्री की वेलफेयर स्कीम की भी चर्चा खगड़िया में जो आप कवर करने के दौरान देखे होंगे। ठीक है, तेजस्वी जी की नौकरी की बात लोगों को, नौजवानों को अपील की है, इस सच्चाई को भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जब वोट का गणित का सवाल है तो खगड़िया में राजेश वर्मा अभी तक मजबूत स्थिति में दिख रहे थे, और संजय कुमार कुशवाहा जो सीपीएम के कैंडिडेट है उनको वो एज नहीं मिल रहा है। जो एक समीकरण है वो समीकरण तो है, और एक चीज और वहां खगड़िया से जो आई है बातें निकल करके कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी के मुद्दे पर वोट करते हैं ना, तो हम मोदी को देख रहे हैं। इसका लाभ राजेश वर्मा को वहां मिलते हुए दिख रहा था, जिसमें यादव जाति के मतदाता भी राष्ट्रीय इशू पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मोदी है तो राष्ट्रीय मुद्दे पर हम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। जब बिहार की बात होगी तो बिहार में हम और तेजस्वी जी के साथ खड़े होंगे। इसका लाभ राजेश वर्मा जी को दिख रहा है। हो सकता है कि सीपीएम की जगह पर ये कैंडिडेट अगर आरजेडी का होता, या जो कैसर जो ज्वाइन किए थे आरजेडी, उनको वहां उम्मीदवार बना देती आरजेडी, तो लड़ाई थोड़ी टफ होती। लेकिन अभी की लड़ाई में थोड़ा आगे निकलते हुए राजेश वर्मा दिख रहे हैं, जातीय समीकरण के आधार पर भी, और मोदी की जो गारंटी की मुहर है, या मोदी का जो एक चेहरा है कि छोड़िए मोदी पर आप वोट कीजिए, इसका लाभ मिलते हुए खगड़िया में इनको दिख रहा है। देखते हैं परिणाम 4 जून को किसके पक्ष में आता है, लेकिन अभी मजबूत स्थिति में चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार है राजेश वर्मा वहां दिख रहे हैं। चलिए, मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं तो हमने 5 सीटों की चर्चा कर ली। सवाल ये उठता है कि आज लालू प्रसाद द्वारा दिया गया बयान क्या तीसरे चरण में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, और प्रधानमंत्री जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे वो नैरेटिव सेट हो गया? क्योंकि लालू प्रसाद ने जैसे ही ये बयान दिया, गोली के रफ्तार से बीजेपी के मीडिया तंत्र ने इसको फैलाना शुरू कर दिया। तमाम नेताओं ने इस पर बयान दिए, और निश्चित तौर पर आरजेडी जब डिफेंसिव दिखी तो इसका खंडन करते हुए दिखी। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में 4 चरण का चुनाव और बाकी है। ऐसे में लालू प्रसाद द्वारा दिया गया ये बयान क्या महागठबंधन के लिए घातक साबित होगा, या महागठबंधन के लोग
जिस तरीके से वोट करना चाह रहे थे उसी तरीके से वोट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज लालू प्रसाद के बयान ने राजनीतिक गर्माहट को बहुत तेज कर दी है, राजनीतिक टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया है और निश्चित तौर पर एनडीए के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा थमा दिया है। ऐसे में जो भी होगा वो चुनाव परिणाम में परिलक्षित होगा। लेकिन बिहार की बात में इतना ही। डॉक्टर संजय कुमार आपका, विनय कुमार जी आपका और इंद्रभूषण जी आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार लेटेस्ट अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। इसलिए टीवी 9 को देखते रहिए, सब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और नया नया न्यूज देखने का अवसर का लाभ जरूर उठाइए। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।